हेलो एवरीवन। तो कैसा लगा आप लोगों को पोइट्री वाला क्लास? ज़रूर मुझे बताइएगा, जिसमें मैंने आपका कंप्लीट जो रिवीजन है वो करा दिया है और बाकी कुछ चीज़ें आपको होमवर्क में दी थी, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कंप्लीट स्टडी नहीं हो पाएगी, कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अभी मैं आपका क्या है, ड्रामा सेक्शन कंप्लीट करवा रही हूँ और सब कुछ, मतलब कि ड्रामा सेक्शन का एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से लेकर लास्ट आपका जो ड्रामा है, जो लास्ट जो राइटर हैं, सबको कवर किया है, ठीक? सबके क्वेश्चंस दिए हैं। तो आइए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। कोशिश करते हैं कि इसको 1 घंटे में कर लें, क्योंकि इस समय जैसे कि मैं आपको हर बार हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि कितने कम से कम समय में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है? तो चलिए, और अगर आपको सेक्शन 1 चाहिए, आप चाहते हो कि सेक्शन 1 का रिवीजन मैं एक बना दूँ जिसमें आपके टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, थियरी पार्ट, ठीक है? तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हू प्रेडिक्ट्स दैट द मैकबेथ विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड? किसने प्रेडिक्ट किया था कि जो मैकबेथ है वो क्या बनेगा? किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। बैंको ने, किंग डंकन ने, थ्री विचेस ने, या फिर लेडी मैकबेथ ने? ज़रूरी नहीं है कि मैं हर में ऑप्शंस पढ़ूँगी, ठीक है? तो आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा। राइट आंसर जो है वो मैं आपको क्या करूँगी, फटाफट से बताती हुई चलूँगी, है ना? ताकि जो है समय कम लगे। तो इसमें देखिए, जैसे ही आप देखोगे कि ये लोग लड़ाई से वापस आ रहे होते हैं, बैंको और मैकबेथ, उसी समय क्या होता है, ये जो थ्री विचेस होती हैं, यही क्या करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं और यही जो है बताती हैं कि जो मैकबेथ है वो क्या बनेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, ठीक है? और बैंको के जो बच्चे हैं, ये प्रेडिक्शन करती है आगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द प्ले मैकबेथ इज सेट इन। अब आपको बताना है जो मैकबेथ है उसकी सेटिंग कहाँ पर हुई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड एंड डी है आपका क्या है, डेनमार्क। तो कहाँ पर हुई है मैकबेथ? किंग ऑफ स्कॉटलैंड की बात हो रही थी ना, तो इसकी सेटिंग और भी है, लेकिन मेजर जो है वो आपको कहाँ पर दिखाई देती है, सी ऑप्शन, यानी कि स्कॉटलैंड में दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पे। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज स्पोकन बाय, ये कौन बोलता है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, अगर आपसे पूछी जाए तो एक इसका आंसर बताइए, दूसरा मुझे ये बताइए कि ये किसने बोला है, ठीक है? किसने बोला है? तो देखिए, ये आपका क्या है, पहले ही बात तो ये किसने बोला था? जो विचेस थी, थ्री विचेस थी, उनका फेवरेट जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो ही बोला करती थी, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, यानी जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है, ठीक है? तो ये जो द विचेस है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज कैजमस। क्या है? कैजमस है, क्योंकि कैजमस में क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर फेयर पहले आया हुआ है ना, यहाँ पर फेयर पहले लिखा है तो यहाँ पे फेयर लास्ट में चला गया है, और यहाँ पर फाउल लास्ट में आया हुआ है तो फाउल जो है वो पहले आ गया है, तो कंप्लीटली रिवर्सल ऑफ सेंटेंस दिखाई देता है। तो वो आपका कैजमस है। प्लस यहाँ पे आपका जो है वो क्या कहते हैं, एंटीथेसिस भी है, क्योंकि आप कंट्रास्टिंग आइडिया देख रहे हैं कि जो अच्छा है वो बुरा कैसे है और जो बुरा है वो अच्छा कैसे है। तो ये भी आपका फिगर ऑफ स्पीच है। प्लस इसमें आपका एलिट्रेशन भी है। आप देखो, एफ एफ का जो साउंड है, फ का जो साउंड है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका एलिट्रेशन भी है। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि एक ही सेंटेंस में कई फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ना, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया है, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना रहता है। तो अब देखिए, इसमें आपका कैसमेस भी है, प्लस इसमें आपको एंटीथेसिस भी जो है वो मिल जाता है, एंटीथेसिस भी मिल जाता है देखने के लिए, क्योंकि कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं। एंड इसमें आपका क्या मिल जाता है, इसमें आपका एलिटरेशन भी मिल जाता है, ठीक है? एलिटरेशन भी मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप बात करो तो इसमें आपको पैराडॉक्स भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये हाईलाइटिंग डिसेप्शन एंड मोरल कंफ्यूजिंग वेयर गुड सीम्स बैड एंड बैड सीम्स गुड, अ कोर थीम ऑफ द प्ले बताता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका और भी क्या पैराडॉक्स भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, पैराडॉक्स क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो आपको क्या लगे, आपको थोड़ा-सा सोचने पर, विचार करने पर मजबूर करे, तो वैसा सेंटेंस होता है। तो ये आपका क्या है, पैराडॉक्स भी हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल आपको देखना है कि इसमें आपके ऑप्शन में क्या आया हुआ है, उस अकॉर्डिंग अगर फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा तो आपको करना है, ठीक है? कैसमस देखिए बेहतरीन है। और उसके बाद अगर बात करें तो इस तरह से ही आपको अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है। हु मर्डर्स किंग डंकन? किंग डंकन का मर्डर कौन करता है? बैंको, मैकबेथ, मैल्कम एंड मैकडफ। तो ये भी क्वेश्चन, मतलब कि क्या सोचने वाला है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो कौन करता है? मैकबेथ ही करता है, अपने घर पर बुलाता है और उसके बाद क्या करता है, उनका मर्डर कर देता है, ठीक है? तो डंकन का मर्डर कौन करता है? मैकबेथ करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेडी मैकबेथ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सिंबल ऑफ, किस चीज का सिंबल है? इनोसेंस का? ऑब्वियसली नॉट इनोसेंस। और लेडी मैकबेथ नॉट, बिल्कुल भी नहीं। एम्बिशन, लॉयल्टी, पेशेंस। लॉयल्टी और पेशेंस कहाँ ही उसके अंदर है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एम्बिशन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंको सन इज, बैंको के सन का नाम क्या है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको बताना है। तो मैल्कम है,
तो या डोनल बेन है। तो देखिए मैल्कम और डोनल विल जो है, ये 2 जो नाम आपको दिखाई देते हैं, ये 2 जो नाम आपको दिखाई देते हैं, ये 2 नाम तो किसके बच्चे के हैं? ये डंकन के, डंकन जो है, डंकन के बेटों के नाम है मैल्कम और डोनल बेन। और जो रॉस है वो तो आप देखोगी सेना में ही होता है, और जो फ्लिएंस है यही जो है वो बैंको का बेटा है। क्या नाम है? फ्लिएंस जो है वही इनका बेटा है। द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स इन द, जो बैंको का घोस्ट है वो कहाँ पर दिखाई देता है? स्लीप वॉकिंग सीन में, बैटलफील्ड में, बैंक्वेट सीन में, या फिर मर्डर सीन में। तो जो बैंकों का घोस्ट है वो कहाँ पर, जो भोज हो रहा होता है वहीं पर दिखाई देता है, उसका हेड दिखाई देता है। तो मैकबेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कहाँ पर? बैंक्वेट सीन में दिखाई देता है बैंकों का घोस्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। एक मिनट, लेट मी चेक मैंने ऑन किया है या नहीं तो फिर मेरी जो पूरी मेहनत है ना वो बिल्कुल से क्या हो जाएगी, बर्बाद। तो गिव मी अ सेकेंड, जरा सा, हाँ ऑन, ठीक है, डन। डर लगता है ना जब आपके साथ कभी कोई गड़बड़ चीज़ हो गई रहती है, तो आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो ये मेरे साथ भी हुआ है इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। इसको और बड़ा करूँ क्या? देखती हूँ, शायद एक बार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देखिए बिल्कुल स्क्रीन बेहतर हो गई आपके लिए। तो आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, कि भैया ये नहीं हो पाएगा, मुझे और छोटा ही करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली जो है वो क्या कर रहा है, एकदम से जंप मार दे रहा है। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा सा एक बार और छोटा दे कर दीजिए थोड़ा ना, क्योंकि ये जो है, चलिए अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब बताइए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है? आउट आउट ब्रीफ कैंडल इज स्पोकन बाय। ये जो स्टेटमेंट है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये किसके द्वारा जो है ये बोला गया है? बैंको के द्वारा, डंकन के द्वारा, मैकबेथ के द्वारा, या फिर मैकडफ के द्वारा? तो ये जो है वो किसके द्वारा बोला गया है? आउट आउट ब्रीफ कैंडल। क्वेश्चन नंबर 8 किसके द्वारा बोला गया है? मैकबेथ के द्वारा बोला गया है, ठीक है। लेडी मैकबेथ डाइज ड्यू टू, किस कारण तो उसकी डेथ हो जाती है? मर्डर, पॉइजन, इलनेस, या सुसाइड? यहाँ पर उसकी उसकी जो डेथ है ना वो एक्चुअली स्टेज पर दिखाई नहीं गई है, बट बिहाइंड द सीन आपको बताया जाता है कि लेडी मैकबेथ की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो बिरनम वुड मूविंग टूवर्ड्स डंशिनेन सिग्निफाइज, जो बिरनम वुड है वो डंशिनेन की तरफ मूव कर रहा है, आ रहा है, ये क्या दिखाता है? मैकबेथ की विक्ट्री को, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी को, या एंड ऑफ वॉर को, या फिर डंकन्स रिटर्न को? तो ये क्या चीज़ दिखाता है? ये दिखाता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी को, कि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी कि जब विरनम वुड चलकर तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हारी डेथ होगी, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाता है फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मैकबेथ इज किल्ड बाय। मैकबेथ जो है उसकी डेथ किसके द्वारा होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैकबेथ ने बहुतों को मारा है, अब मैकबेथ की बारी है। तो इसकी डेथ जो है वो किसके द्वारा होती है, कि कौन मारता है? तो क्वेश्चन नंबर, अब आपको बताइए, मैल्कम है, बैंको है, मैकडफ है, या रॉस है? तो ऑब्वियसली ये तीनों नहीं मारते हैं, बैंको तो पहले ही मर गया होता है, और ये नहीं, तो कौन मारता है? मैकडफ मारता है, ठीक है। मैकडफ जो है वो क्या करता है? मैकबेथ को मारता है, और इसे ही बोला जाता है कि अनराइप, क्योंकि ये जो है अपनी माँ के वूम से समय से पहले आया हुआ है, तो यही क्या कर सकता है? उसको किल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ रिफर्स टू। अब ये जो है ये किसके लिए है? अभी मैंने बताया, यही जस्ट मैं यही बता रही थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो औरत से बॉर्न ना हुआ हो, इट मीन्स वो नॉर्मल बर्थ ना लिया हो, यानी उसका सिजेरियन बर्थ हुआ हो, उस वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। नॉर्मल बर्थ लिया हुआ इंसान, तो उस समय सभी नॉर्मल बर्थ लेते थे, तो ये बहुत ही अननेचुरल सी चीज थी। तो ये क्या है? ये किसके बारे में है? मैकडफ के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और इसी ने नहीं लिया था, इसका सिजेरियन बर्थ हुआ था। द जॉनरा ऑफ मैकबेथ इज, ये क्या है? इसका जॉनरा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ट्रेजेडी है, को ट्रेजेडी है, होकम में लास्ट नंबर पर आती है मैकबेथ। उसके बाद मैकबेथ ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? मैकबेथ का जो हमाशा है वो क्या है? प्राइड है उसकी, मतलब उसके पतन का कारण क्या है? कैरेक्टर की कमी क्या है? जेलिसी है, एम्बिशन है, एंगर है? तो ऑब्वियसली क्या है? एम्बिशन है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। उसकी वाइफ, और जिसे कहते नहीं है कि घी डालने का काम करती है आग में, तो वो और ज़्यादा बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका डाउनफॉल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करना है,
चलिए, द डोमिनेंट थीम ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ की जो डोमिनेंट थीम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का आंसर क्या है? ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया, एम्बिशन एंड पावर है कि पावर और एम्बिशन की चाहत होती है दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक, जिसकी वजह से ये सारी कहानी जो है घटती है। अब आते हैं हम ट्वेल्थ नाइट पे, ट्वेल्थ नाइट के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ट्वेल्थ नाइट इज क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है? तो जो ट्वेल्थ नाइट है आपका, वो आपकी ट्रेजेडी तो है नहीं, क्या है? वो आपकी कॉमेडी है, ठीक। तो जो आपकी ट्वेल्थ नाइट है वो क्या है? ट्वेल्थ नाइट का और एक टाइटल है वॉट यू विल, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये एक कॉमेडी है, ठीक। ये जो प्ले है ये कहाँ पर सेट हुआ है? ट्वेल्थ नाइट जो है वो आपका प्ले कहाँ सेट हुआ है? द प्ले इज सेट इन वेनिस, रोम, इलेरिया एंड एथेंस। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेरिया में इसकी जो सिटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। और सी कोस्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पर वाइला जो है वो क्या होती है, उसका जो जहाज है शिपरेक हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वॉयला डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, किसके रूप में वॉयला जो है वो डिस्गाइज करती है? सेबेस्टियन, सेबेस्टियन तो उसका भाई ही होता है। एंटोनियो जो है वो शिप का जो कैप्टन है वो होता है, और जो ओस्रिनो है वो क्या है? वो लवर होता है, ठीक है। पर अगर बात करें सिजारियो की, तो ऑब्वियसली वो सिजारियो के रूप में खुद को क्या करती है? डिस्गाइज करती है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, दैट इज ड्यूक ओरिसिनो इज इन लव विद, ड्यूक ओरिसिनो जो है उसे किससे प्यार होता है? तो वॉयला से, मारिया से, ओलिविया से, या फिर रोज़ालिंड से? तो देखिए, अगर बात करें तो पहली बात तो रोज़ालिंड इसमें है नहीं, दूसरी चीज़ ये है मारिया भी नहीं है, वॉयला एंड ओलिविया है। तो जो वॉयला है वो ओरिसिनो से प्यार करती है स्टार्टिंग में, और जो ओरिसिनो है वो किससे? ओलिविया से प्यार करता है। तो ये जो है वो ओरिसिनो, वॉयला एंड ओलिविया का जो है ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये इसको प्यार करती है और ये इसको प्यार करता है, ठीक है। लेकिन शादी जो है बाद में किससे हो जाती है? ओरिसिनो की इससे हो जाती है, वायला से। और जो ओलिविया है उसकी शादी किससे हो जाती है? सेबेस्टियन से हो जाती है, वायला के भाई से। तो इस तरह से कहानी जो चलती है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओलिविया फैमिली मैरीज, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फैमिली नहीं, फाइनली। देखिए, जल्दी जल्दी में अगर कोई ह्यूमन एरर हो जाती है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। हालाँकि ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, बहुत ही ध्यान के साथ इसको पढ़ाया जा रहा है, आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। बट होता नहीं है कि जल्दी-जल्दी कराने में अगर एक आध प्रोनंसिएशन या कुछ इस तरह की छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ओलिविया फाइनली मैरीज़, ओलिविया जो है वो फाइनली किससे शादी करती है? मैंने अभी बताया ही, सेबेस्टियन से शादी करती है। जो वॉयला होता है उसका जो भाई होता है सेबेस्टियन, ठीक उसी से क्या करती है? शादी करती है। अब नेक्स्ट देखिए, मालवोलियो जो है, मालवोलियो इज स्टीवर्ड ऑफ, किसका स्टीवर्ड होता है? ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये किसका होता है? ओलिविया जो होती है, जो ओलिविया होती है, ये ओलिविया का क्या होता है? स्टीवर्ड होता है, ठीक है, मालवोलियो। और इसी के साथ बहुत सारा जो है बाद में ह्यूमर भी क्रिएट होता है। अब देखिए, ये जो लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है? तो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल प्ले की ओपनिंग लाइन है, और ये ओरिसिनो के द्वारा बोली गई है, क्योंकि वो बेचारा प्यार में डूबा हुआ है। वो जो है ओलिविया से मिलना चाहता है, उसके पास संदेश पहुंचाना चाहता है अपने प्यार का, लेकिन जो ओलिविया है वो अपने भाई के शोक में जो है वो बैठी हुई है, और कोई भी बात, किसी की भी बात सुनने के नहीं तैयार है, मिलने को नहीं तैयार है। तो वो क्या कहता है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, अगर जो म्यूजिक है वो लव का फूड है तो इसे क्या करने दो? बजने दो, प्ले ऑन, जारी रहने दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जो फीस्टे है, आपको जो ये कैरेक्टर इसमें फीस्टे दिखाई देता है, वो फीस्टे क्या है? सोल्जर है, लवर है, फूल है, स्टीवर्ड है? स्टीवर्ड तो मैंने बताया ही, स्टीवर्ड कौन है? मालवोलियो था, ठीक है, मालवोलियो था। तो यहाँ पर ये कौन है? लवर है नहीं, सोल्जर भी नहीं है, इसमें कोई सोल्जर है ही नहीं इसमें, तो है कौन? फूल है। जो फीस्टे है ये कौन है? फूल है, और काफ़ी अच्छी-अच्छी ह्यूमरस बातें करता है। अपनी जो मालकिन है, यानी कि जो ओलिविया होती है, उसका काफ़ी मज़ाक भी बनाता है। आप देखो उसके बारे में एकदम सही बात कहता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, द फेक लेटर ट्रिक अगेंस्ट मालवोलियो इज प्लान्ड बाय, ये जो फेक लेटर ट्रिक होता है, जो कि मैं अभी बता रही थी, मालवोलियो के खिलाफ एक लेटर लिखा जाता है, फर्जी लेटर होता है, जिसमें उसे प्लान किया जाता है फँसाने की, और वो फँस भी जाता है बेचारा। तो वो किसका चाल होता है, कौन करता है? तो ये जो मारिया होती है ना, ये करती है, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुनाता है इन लोगों को कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ड्रिंक कर रहे हो और इस तरह के काम कर रहे हो, नौकर हो तो नौकरों की तरह रहो, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये क्या करता है? ये फिर से जो है उन सारी चीज़ों को मना करता है। फिर क्या होता है ये, उसके बाद ये जो मारिया होती है यही ये सारी चीज़ों में षड्यंत्र में काम करती है। नेक्स्ट देखिए, जो येलो स्टॉकिंग सीन है इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ये जो येलो स्टॉकिंग सीन है ये मालवोलियो से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो मालवोलियो है वही ये सब पहन करके आया रहता है। लेटर में ऐसा-ऐसा पढ़ता है वो, मारिया लिखी रहती है, उसको लगता है कि जो ओलिविया है उसने लिखा है, और ओलिविया मुझसे प्यार करती है, और ओलिविया मुझे इस रूप में देखना चाहती है, जिस कारण कि क्या होता है, ये सब कुछ पहनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही बुद्धू जैसा दिखाई देता है। तो ये मालवोलियो से रिलेटेड है। नेक्स्ट
देखिए द मेन थीम ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज, ट्वेल्थ नाइट की मेन थीम क्या है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या रिवेंज है? क्या यहाँ कोई किसी से बदला लेता है? नहीं है। वॉर भी नहीं है, एम्बिशन भी नहीं है। तो क्या है? डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है वो इसकी मेन थीम। उसके बाद अगर बात करें मारिया मैरिज, मारिया जो है वो किससे शादी करती है? सर एंड्रयू से, मोलवोलियो से, मोलवोलियो की तो लास्ट तक ही शादी नहीं होती है, तो ये कैरेक्टर ही बच जाता है, तो इसको तो हम काट ही देंगे। और इसनो से भी नहीं होती है। अब सर एंड्रयू बचते हैं जो अंकल रहते हैं, और सर टॉबी बचता है। तो किससे शादी होती है इनकी? ऑब्वियसली जो है वो किससे होगी? सर टॉबी से इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द प्ले इज मेनली सेट इन, ये जो प्ले है ये कहाँ पर सेट हुआ है? इसकी सेटिंग कहाँ पर हुई है? क्वेश्चन नंबर 28 का रिप्लाई करेंगे तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पर हुई है? वेनिस में हुई है। ठीक है, अब कहाँ किसकी सेटिंग की बात हो रही है? ये जो प्ले है ये किस प्ले की बात बात हो रही है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है। किसकी? मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है, क्योंकि इसके पहले जो ट्वेल्थ नाइट था वो तो इलेरिया में सेट था। ठीक है, और जो मैकबेथ है उसकी सेटिंग स्कॉटलैंड में है। अब ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसकी सेटिंग कहाँ पर है? वेनिस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शाइलॉक जो है, शाइलॉक इज क्या है? शाइलॉक मर्चेंट होता है, सोल्जर होता है, लॉयर होता है, मनी लैंडर होता है। तो 29 का आंसर दीजिए। 29 का आंसर क्या है? वो मर्चेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता शाइलॉक। मर्चेंट कौन होता है? हाँ, इसी में कोई है, आप बताइए। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है मनी लैंडर, यानी वो पैसे का क्या करता है? सूद पे, ब्याज पे क्या करता है? देता है लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एंटोनियो इज, एंटोनियो क्या है? यही इसीलिए मैं आंसर नहीं बताती क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो आगे गिवन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन होता है? मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, जिसे बहुत भरोसा होता है कि मेरी शिप्स आएंगी, और वो पैसे उधार ले लेता है उससे, लेकिन बाद में शिप्स आती नहीं है, और फिर उसके साथ काफ़ी कुछ होता है कोर्ट में, लेकिन एट द लास्ट पता चल जाता है कि उसके शिप्स भी वापस आ गई हैं। ठीक है, तो ये होती है पूरी कहानी। आगे देखिए अ पाउंड ऑफ फ्लैश इज डिमांडेड बाई, 1 पाउंड फ्लैश जो है वो किससे मांगा जाता, सॉरी किसके द्वारा मांगा जाता है? बताइए कौन मांगता है? क्वेश्चन नंबर जो 31 है, जो शाइलॉक है वो डिमांड करता है किससे? एंटोनियो के फ्लैश से। बोलता है कि अगर ये पैसा नहीं दे पा रहा है तो मुझे इसका क्या चाहिए? 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना इसको ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर बाई आ रहा है, किसके द्वारा मांगा जा रहा है या किसका मांगा जा रहा है, दोनों में आंसर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अगर पूछा जा रहा है किसका तो आंसर इज एंटोनियो, अगर किसके द्वारा मांगा जा रहा है तो आंसर इज शाइलॉक। यहाँ पर इसको ध्यान देकर ही ऑप्शन को क्लिक करिएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 है पोर्शिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज, जो पोर्शिया है वो खुद को किसके रूप में डिस्गाइज करती है? तो ऑब्वियसली किसके रूप में? लॉयर के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट सीन परफॉर्म हो रहा है। कोर्ट सीन, तो कोर्ट सीन में ना ही डॉक्टर की जरूरत है, ना प्रीस्ट की, ना ही सोल्जर की जरूरत किसकी है? लॉयर की है। तो वो लॉयर ही बनती है, लॉयर के रूप में डिस्गाइज करती है। पोर्शिया लिव्स इन, पोर्शिया जो है वो कहाँ पर रह रही होती है? वेनिस में, वेलमोंट में, रोम में, या फिर फ्लोरेंस में? जो पोर्शिया है वो कहाँ रह रही होती है? तो जो पोर्शिया है वो वेलमोंट में रह रही होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बसेनियो बोरोज मनी टू, बसेनियो जो है वो मनी क्या करता है? जो है वो लेता है, आप देखो, ट्रैवल, या रीपे डेप्ट, या मैरी पोर्शिया, और स्टार्ट बिजनेस। ये जो बसेनियो है वो पैसे क्यों बोरो करता है? क्यों पहले अपने फ्रेंड से मांगने आता है, फिर उसका फ्रेंड किसी और से पैसे लेने जाता है? तो वो क्यों करता है? क्योंकि जो बसेनियो है ना वो एक्चुअली क्या करना चाहता है? वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है? पैसे उधार मांगता है, क्योंकि उसने पैसे जो अपने हैं वो काफी ज्यादा क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 35 है द फेमस ट्रायल सीन टेक्स प्लेस इन, ये जो फेमस ट्रायल सीन है कोर्ट का वो कहाँ पर होता है? वो कोर्ट सीन वेलमोंट में होता है, वेनिस कोर्ट में होता है, पोर्शिया के हाउस में होता है, चर्च में होता है। तो ये जो फेमस ट्रायल सीन है ये कभी भी पोर्शिया के घर में, चर्च में, ये कहीं भी ऐसी जगह पर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको दो में से ही आंसर चूज करना है। तो ये क्या है? ये ट्रायल सीन है तो कोर्ट में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेनस कोर्ट। ठीक है, फटाफट से बढ़ रहे हैं माई डियर बच्चा लोग, इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ही पेशेंस के साथ करिए, बिल्कुल काम रहिए, बहुत ही घबराइए मत, एग्जाम आपका बहुत बेहतर होगा। बस जितनी तैयारी है उस पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास रखिए। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, अगर आपने किया है, मेहनत किया है, तो उसका फल डेफिनेटली आपको ईश्वर देगा। और बिना फल के मेहनत इच्छा करना, बिना मेहनत के तो इच्छा करना, तो वो तो अपने आप में ही बेईमानी है ना? तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ये कौन बोलता है? तो ये कौन बोलता है? ना ही शाइलॉक बोलता है, ना एंटोनियो, ना बशनियो, ये बोलती है पोर्शिया। कि जो मर्सी की क्वालिटी है वो क्या होती है? जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती, वो अपने आप के अंदर से आई हुई क्वालिटी होती है। शाइलॉक की जो बेटी होती है, शाइलॉक की डॉटर जो होती है, उसका नाम क्या होता है? नेरिसा, जेसिका, मार्लिया, ओलिविया। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, मार्लिया या ओलिविया, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं कैरेक्टर। तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसकी बेटी का नाम क्या होता है? शाइलॉक की बेटी का नाम होता है जेसिका। क्या नाम होता है? जेसिका। और क्या होती है? उसकी फ्रेंड होती है, क्या नाम है?
पोर्शिया की, ठीक है? तो इसकी शादी भी हो जाती है, इसकी शादी भी हो जाती है और उसकी पोर्शिया की भी शादी हो जाती है। तो तीनों का जो पेयर है वो लास्ट में बन जाता है। और जो जेसिका है ये किसके साथ भागती है? आप देखो, जो जेसिका है क्वेश्चन नंबर 38, जेसिका जो है वो किसके साथ भागती है? तो लोरेंज़ो के साथ क्या करती है? भाग जाती है, एलोप कर जाती है। अब बेसेनियो की बात करें तो बेसेनियो जो है वो कौन-सा कास्केट चूज़ करता है? ऑप्शन ए गोल्ड, सिल्वर, लेड या आयरन। तो आयरन तो कास्केट ही नहीं होता है, गोल्ड, सिल्वर और लेड होता है। तो अब आप बताओ कि कौन-सा वो चूज़ करता है? क्वेश्चन नंबर 39, तो वो कौन-सा लेड कास्केट चूज़ करता है, ठीक है? क्योंकि वो जो गोल्ड वाला कास्केट है उसको कोई और चूज़ करता है, सिल्वर कोई और चूज़ करता है। और यहाँ पर आप देखो जब पढ़ोगे ना, पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्शिया ने कुछ ऐसी गाने भी गाए हैं, कोई ऐसी शायरी की है, जिससे क्या है वो हिंट देती है कि जो लेड है, जो लेड वाला कास्केट है उसी में क्या है, मेरी फ़ोटो जो है वो लगी हुई है, ठीक है? मुझे 1 सेकंड का ब्रेक दीजिए, मैं इसको चार्ज में लगा लूँ क्योंकि ये जो होने वाला है ऑफ, ठीक है? बस 1 सेकंड। चलिए जी, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट से। बोलना इतना इतना एक तो इतना पता है, बैठकर इतना आप लोगों की स्लाइड तैयार की हूँ, फिर लगातार कल बोला, अभी लगातार इतना बोलना पड़ जा रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। बट कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम है तो मेहनत तो करनी ही है, आपको भी करनी है और आपसे ज़्यादा मुझे भी करनी है और मुझसे भी ज़्यादा आपको करनी है फाइनली, क्योंकि आपको सिलेक्शन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ क्या है? वॉर, फेट, एम्बिशन, नो, मर्सी वर्सेस जस्टिस की बात की गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 तक था आपका विलियम शेक्सपियर। 40 क्वेश्चन मैंने आपको विलियम शेक्सपियर से करवाए हैं। इनमें तीनों को मैंने कवर किया है, मैकबेथ को भी कवर किया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस को भी कवर किया है और आपका ट्वेल्थ नाइट को भी कवर किया है। तो ये जो 3 प्ले थे फ्रॉम विलियम शेक्सपियर, तीनों मैंने 40 क्वेश्चन में कवर करवाए हैं, ठीक है? अब चलते हैं बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पे, ठीक है? बेन जॉनसन को कवर करते हैं। तो बेन जॉनसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसी अकॉर्डिंग होगी, जैसे राइटर बर्न मतलब चेंज होते जाएंगे वैसे जो आपकी नंबरिंग है वो चेंज होती जाएगी। तो 40 क्वेश्चन हमने उनसे किए हैं। अब बेन जॉनसन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो बताइए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज प्राइमरली क्या है वो? कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर है, क्या है आप बताइए? बहुत एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, मैंने लाइव उसको पढ़ाया था, मतलब जितना मैं सोच कर पढ़ाई थी कि बच्चों को मज़ा आएगा उससे भी ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आया है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, उसको पढ़ा है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए द टर्म ह्यूमर इन बेन जॉनसन्स प्ले इज बेस्ड ऑन, ये जो ह्यूमर की बात इन्होंने की है, तो आपकी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड होते हैं, 4 जिससे कि आपके क्या होते हैं, ह्यूमर क्रिएट होते हैं। तो 4 फ्लूइड वो क्या है, यानी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ 4 बॉडीली फ्लूइड, जैसे आपके बॉडी में जैसा फ्लूइड होता है उसी तरह से आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो ह्यूमर है वो डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमर ऑफ एक्सेसिव सस्पिशन एंड जेलेसी? कौन है जो बहुत ज़्यादा जेलेसी करता है और सस्पिशन होता है अपनी वाइफ के ऊपर करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? जो केटली होता है, केटली होता है, ये जो केटली है ये अपनी वाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या करता है, शक करता है, सस्पेशन करता है, जेलेसी रखता है और बाद में इसकी वाइफ भी इसके ऊपर शक करने लगती है। बट दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को चीट नहीं कर रहा, बट दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बस बात इतनी सी ही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ब्रेन वॉर्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ब्रेन वॉर्म क्या है? मेलांकोलिक फिलोसफर है, सैट्रिकल रेजोनेन्योर है, क्लेवर ट्रिकस्टर एंड पैरासाइट है या फिर रोमांटिक हीरो है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो ब्रेन वॉर्म है, आप उसे क्या डिस्क्राइब कर सकते हो बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट से आप लोग क्या कहते हैं रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे मुझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट? हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ब्रेन वॉर्म है वो क्या है, क्लेवर ट्रिकस्टर एंड पैरासाइट है, ठीक है? क्लेवर ट्रिकस्टर एंड पैरासाइट है। एंड जो आपका ये क्या होता है, ये सर्वेंट होता है किसका, जो नॉवल फैमिली है ना उनका क्या होता है, सर्वेंट होता है। लेकिन ये जो नॉवल है, ओल्ड नॉवल है, उनके प्रति वफादार नहीं होता है, ये उनके बेटे के प्रति, उनका जो सन होता है उनके प्रति वफादार होता है, क्योंकि इनकी सारी बातें आकर के इसको क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बताइए। विच ह्यूमर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ कैटली? जो कैटली है जो क्या करता है, शक करता है ना अपनी वाइफ के ऊपर, जब वो अपनी वाइफ के ऊपर क्या करता है, शक करता है, तो आप मुझे बताइए कि उसका इस समय पे जो ह्यूमर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है? उसका ह्यूमर क्या हो जाएगा? तो क्या वो
क्लोरिक है, फ्लेगमेटिक है, मेलांकलिक है या सैंग्विन है? क्वेश्चन नंबर 7 को रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, वो कैसा है बताइए। वो हमेशा अजीब टाइप का क्या करता है, वो जब टूर पे भी जाता है तो उसको क्या होता है, ट्रस्ट नहीं होता है अपनी वाइफ के ऊपर। क्या होता है, उसको अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है, तो उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर जो है वो है कॉलेरिक है, ठीक है। मेलांकलिक जो थोड़ा दुखी दुखी सा रहने वाला, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो एक जस्टिस क्लीमेंट है ना, जस्टिस क्लीमेंट वो कैसे हैं, बहुत ही चीयरफुल पर्सन है, तो उनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, चीयरफुल पर्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को रिप्लाई करिए। क्वेश्चन एक मिनट, नंबर 7 हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ जस्टिस क्लीमेंट मेनली सिम्बलाइजेस, क्या सिम्बलाइज करते हैं, ब्लाइंड अथॉरिटी को, करप्ट जुडिशरी को, बैलेंस्ड रीजन एंड सोशल हार्मनी को, या टायरनी पावर को? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। जस्टिस क्लीमेंट का कैरेक्टर कैसा है, सैंग्विन कैरेक्टर है उनका, क्या है, सैंग्विन, ठीक है। उनके ह्यूमर की अगर बात करें तो। अब आइए इसका भी आंसर फटाफट से लगे हाथ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं जो जस्टिस क्लीमेंट जी हैं, तो ये बैलेंस्ड रीजन एंड सोशल हार्मनी को सिम्बलाइज कर रहे हैं। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बीन जॉनसन्स ड्रामेटिक एम इन दिस प्ले इज बेस्ड सम्ड अप एज, अब आप बताइए। जो ड्रामेटिक एम है, एंटरटेनमेंट थ्रू रोमांस है, मॉरल करेक्शन थ्रू सटायर है, या फिर इमोशनल कथासिस है, या फिर सेलिब्रेशन ऑफ इमेजिनेशन है? क्या हो जाएगा इसका, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरल करेक्शन थ्रू सटायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द प्ले स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट्स जॉनसन्स बिलीव इन, क्या उनका दिखाता है कि ये जो प्ले है उनका वो स्ट्रांगली किस चीज़ में बिलीव दिखाता है, ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ में, रोमांटिक इमेजिनेशन में, न्यू क्लासिकल डिसिप्लिन में, या फिर आर्टिस्टिक स्पॉन्टेनिटी में? इसमें दिखाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी न्यू क्लासिकल डिसिप्लिन एंड रियलिज्म में। नेक्स्ट देखिए, विच कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेस हिमसेल्फ रिपीटेडली टू मैनिपुलेट अदर्स? तो कौन है जो बार बार, क्या ये मैं आपको हिंट दे दूँ, वो कौन होता है, वो सर्वेंट होता है जो अपने आप को क्या करता है, बार बार चेंज करता रहता है। तो वो कौन है, ब्रेन वॉर्म है, ठीक है। ये बार बार क्या करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है दूसरों को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेजर कॉमिक टेक्निक यूज्ड इन प्ले, कौन सी टेक्निक यूज की गई है, फार्स एंड स्लैपस्टिक ओनली? क्वेश्चन नंबर 12 है, आयरनी एंड सटायर ऑफ सोशल टाइप्स, या फिर सुपर नेचुरल इन्वेंशन, पोइटिक जस्टिस? तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आयरनी एंड सटायर ऑफ सोशल टाइप्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ठीक? चलिए चलिए चलते हैं ऑल फॉर लव ड्राइडन के क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फॉर लव इज हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, या क्लासिकल ट्रेजेडी? तो कैसी ट्रेजेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी है, ठीक है। ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मार्लोज, सब पढ़ लीजिए, ठीक है, फटाफट से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो विलियम शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, अनलाइक प्लेज, यूनिटी ऑफ टाइम, ऑल थ्री यूनिटीज, या फिर नो क्लासिकल यूनिटीज? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्ले है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है किस रूल को, तो ऑल थ्री यूनिटीज को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीनों ही यूनिटीज इसमें प्लेस, टाइम एंड एक्शन जो है वो दिखाई दे रही हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल फॉर लव इज, क्या दिखाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, एंटनीज ट्रेजिक फ्लॉ इज द प्ले इन, इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, जो एंटनी होता है उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो होता है एक्सेसिव लव फॉर क्लियोपेट्रा। वो क्लियोपेट्रा के लिए इतना पागल होता है, यही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। ऑक्टेविया है, ऑक्टेविया इन द प्ले सिम्बलाइज, ऑक्टेविया किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है, जो 7 है उसका आंसर हो जाएगा आपका रोमन वर्च्यू एंड ड्यूटी को सिम्बलाइज कर रही है। नेक्स्ट देखिए, विच कैरेक्टर एक्ट्स एज अ विलन बाय मैनिपुलेटिंग इमोशंस एंड इवेंट्स? तो कौन ये सारा काम कर रहा है, तो ऑप्शन ए वेंटिडियस, डोलाबेला, एलेक्सस एंड जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो बन रहा है आपका
पियोन, तो कौन है जो क्या कर रहा है, मतलब कि विलन के तरीके से एक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलेक्सिस। एलेक्सिस क्या करता है, ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। ड्राइडेंस पर्पस इन री राइटिंग द एंटी क्लियोपेट्रा स्टोरी 2, उनका रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने उसको फिर से रीराइट किया। ये तो विलियम शेक्सपियर की थी ही, फिर क्या दिखाना चाहते थे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है उसके ऑप्शंस आप देख लीजिए आप लोग। कंप्लीट विद शेक्सपियर, फॉलो फ्रेंच क्लासिकल ड्रामा, या प्रेजेंट मॉरल सॉरी मोर मोरल यूनिफाइड ट्रेजेडी, या फिर आपका जो हो जाएगा पॉपुलराइज हीरोइक ड्रामा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट मोरल मोर मोरल एंड अनफाइंड ट्रेजेडी की तरीके से दिखाना चाहते थे। द सेटिंग ऑफ ऑल फॉर लव इज लिमिटेड टू, सेटिंग कहाँ तक होती है, तो इसकी अलेक्जेंड्रिया तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेजिक एंडिंग ऑफ द प्ले रिजल्ट मेनली फ्रॉम, किस वजह से इसकी जो ट्रेजिक एंडिंग है वो आपको दिखाई देती है, तो एक्सट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से, सुपर नेचुरल इंटरवेंशन की वजह से, इनर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या फिर एक्सीडेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो रीज़न क्या बनता है, ये बनता है इनर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मेरी स्पीड आप देख रहे हो थोड़ी सी धीमी हो गई ना, फिर मुझे पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इस थोड़ा धीरे धीरे करेंगे चलेंगे, ठीक है। बाद में भले मैं आपके लिए स्पीड को तेज कर दूंगी। अब हम आ गए हैं कहाँ पर, आर्म्स एंड मैन, ठीक। आर्म्स एंड मैन को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन उसके देख लिए थे। अब हम आर्म्स एंड मैन के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करने हैं वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए वो भी फटाफट जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, कंप्लीट जो है वो कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो आर्म्स एंड मैन इज प्राइमरली क्या है आर्म्स एंड मैन, रोमांटिक ट्रेजेडी है, फार्स है ठीक है, फटाफट से इसको देखिए और बताइए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जो इजी है इसका आंसर आप दे सकते हो। फर्स्ट में मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, फिर बीन जॉनसन के मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं, फिर आपका जो ड्राइडन का है ऑल फॉर लव थर्ड वाला था उसके मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं आर्म्स एंड मैन के करा रही हूँ। तो ये क्या है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। द प्ले इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ, कौन सा जो बैकग्राउंड है वो कौन सा, सर्बो वुल्गेरियन वॉर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो कैप्टन ब्लंचली है इज फेमसली कॉल्ड द, कैप्टन ब्लंचली जो कि क्या है, उसके विंडो से कूद कर अंदर आ गया रहता है उस लड़की के, तो उसको क्या चॉकलेट क्रीम सोल्जर वो बुलाती है, ठीक है। ब्लंचली कैरीज चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ कार्टिजेज बिकॉज ही बिलीव्स, वो किस चीज़ में बिलीव करता है, ठीक। तो वॉर इज नोबल, या प्रैक्टिकलिटी इज बेटर दैन हीरोइज्म, सोल्जर्स नीड एनर्जी, गन्स आर यूजलेस। वो क्या कहता है, उसका मानना ये है कि जो प्रैक्टिकलिटी है इज बेटर देन हीरोइज्म, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है रेना पेटकॉफ। रेना पेटकॉफ इनिशियली रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है रेना पेटकॉफ, ऑप्शन नंबर जो 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है रियलिज्म, आइडियलिज्म एंड रोमांटिक नोशन ऑफ वॉर एंड साइनिसिज्म, या फेमिनिज्म, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो रेना पेटकॉफ होती है वो। रेना पेटकॉफ है वो आइडियलिज्म एंड रोमांटिक नोशंस ऑफ वॉर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आइए चलते हैं, जो सर्गियस है, सर्गियस सारानॉफ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, वो क्या होता है, रियलिस्टिक सोल्जर होता है, कॉमिक एंटी हीरो है, रोमांटिक बट इम्प्रैक्टिकल हीरो है, या फिर विलन है। तो वो क्या होता है, ये आप हमको क्या बताइए, फटाफट से क्या करिए बताइए। तो कैसा होता है जो आपका सर्जियस होता है, सर्जियस कौन है बताइए, सर्जियस, सर्जियस जो है उसका क्या होता है, फियोंसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फियोंसे होता है ना, तो वो कैसा होता है चलिए, रोमांटिक बट इम्प्रैक्टिकल हीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉ मेनली रिडिक्यूल्स, किस चीज़ को, लव को, मैरिज को, या फिर आपका जो है रोमांटिक आइडियाज ऑफ वॉर एंड हीरोइज्म को, या फिर फैमिली सिस्टम को, किस चीज़ को बता रहे हैं, रोमांटिक आइडियाज ऑफ वॉर एंड हीरोइज्म को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाउका, जो लाउका है वो क्या सिंबलाइज कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लाउका है वो सोशल जो रिबिलियन है उसको सिंबलाइज कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका
बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ना ही वो जो है क्या कहते हैं ओबीडियंस है, ना और ट्रेडिशनल मोरालिटी भी नहीं है, लॉयल्टी भी नहीं है, तो क्या है सोशल रिबेलियन है। नेक्स्ट देखिए निकोला के बारे में बात करते हैं। निकोला जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निकोला रिप्रेजेंट्स जो है, निकोला के बारे में देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट, आइडियल लवर, और ठीक है, अपॉर्चुनिटी, रियलिस्ट। तो वो क्या चीज़ है जो निकोला है? वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंड 10th क्वेश्चन देखिए, द टाइटल आर्म्स एंड द मैन alludes टू, ठीक है, होमर्स इलियड, वर्जिल्स आपका एनीड, एंड पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन का, या फिर शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ। तो जो इसका टाइटल है उसके बारे में आप बताइए क्या है? आर्म्स एंड द मैन, ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी वर्जिल के एनीड। ठीक। नेक्स्ट देखिए जो शॉ है, जी बी शॉज व्यू ऑफ वॉर इन द प्ले इज क्या है? ग्लोरियस है, हीरोइक है, ब्रूटल एंड प्रैक्टिकल है, या फिर स्पिरिचुअल है? तो क्या हो जाएगा? ब्रूटल एंड प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, रैना फाइनली फॉल इन लव विथ, इसके प्यार में जो है वो पड़ी रहती है रैना, वो किसके प्यार में पड़ जाती है ना? सर्जियस, निकोला, ब्लंसेली, या फिर पेटकॉफ जो है किसके लव में? तो जो आपकी रहना है वो ब्लंसेली, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। द कॉमेडी अराइजेज मेनली फ्रॉम, इस वजह से स्लैपस्टिक, या फिर रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग, कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, या फिर सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बस मतलब ये वाला टॉपिक खत्म होने वाला है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट राइटर जो हैं उनको कवर करेंगे। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ठीक है। सॉज ड्रामेटिक टेक्निक इज मार्क्ड बाई, क्या है? पोएटिक डिक्शन है, या फिर डाइडेक्टिक रियलिज्म है, या फिर ट्रेजिक सिंबलिज्म है, या इमोशनल एक्सेस है? जी बी सॉ की जो ड्रामेटिक टेक्निक है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाइडेक्टिक रियलिज्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके द्वारा है, गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। तो जस्टिस इज अ रोमांटिक ड्रामा है, सोशल प्रॉब्लम प्ले है, फार्स है, हिस्टोरिकल प्ले है। तो क्या है? सोशल प्रॉब्लम प्ले है जस्टिस। इसकी सेंट्रल थीम के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल थीम ऑफ जस्टिस इज लव एंड सेक्रीफाइस है, करप्शन इन पॉलिटिक्स है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर इन ह्यूमैनिटी ऑफ लीगल सिस्टम है। इन ह्यूमैनिटी ऑफ लीगल सिस्टम को दिखा रहा है जो आपका जस्टिस प्ले है वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द प्रोटैगनिस्ट फॉल्डर इज अक्यूज्ड ऑफ, क्या उसने गलती की रहती है? जो क्या कहते हैं फॉल्डर होता है, मर्डर क्या रहता है, फॉर्जरी क्या रहता है, थेफ्ट क्या रहता है, या फिर ब्लैकमेलिंग क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर जो 18 है आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्जरी क्या रहता है? वो जो चेक होता है उस चेक में क्या करता है, जो क्या कहते हैं जीरो लगा देता है। ठीक है। तो ये फॉर्जरी करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉल्डर कॉमिट्स फॉर्जरी मेनली बिकॉज, किस वजह से वो करता है? तो वो क्या करता है? वो रुथ हनीवेल को सेव करना चाहता है, क्योंकि रुथ हनीवेल का जो हस्बैंड है ना वो इसको काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता है, इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? उसको और उसके बच्चे को बचाना चाहता है, इसीलिए ये वो जो फॉर्जरी है वो वहां पर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए रुथ हनीवेल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मॉरल करप्शन को, फीमेल इंडिपेंडेंस को, अपर क्लास प्राइड को, या फिर विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस को। एंड गाल्सवर्दीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉ इज, क्या है? कंप्लीटली नेगेटिव है, ब्लाइंडली सपोर्टिव है, क्रिटिकल ऑफ इट्स रिजिडिटी है, रिजिडिटी है, या फिर इनडिफरेंट है? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द जज इन जस्टिस सिंबलाइज, जज जो है वो क्या बता, वो दयापूर्ण होता है, या फिर फ्लेक्सिबल होता है, या फिर मैकेनिकल लीगल अथॉरिटी को दिखाता है, या मॉरल विजडम को दिखाता है? तो जो जज है वो क्या करता है? अगर वो ही सही डिसीजन दे दिया होता है तो प्रॉब्लम ही कहाँ आती? कोई तो नहीं दे पाया था, इसी वजह से वो उसको बोला जाता है कि वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? मैकेनिकल लीगल अथॉरिटी को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, फोल्डर्स ट्रेजेडी इज कॉज्ड मेनली बाई, जो ट्रेजेडी है उसकी उसके साथ होती है कि क्या रीज़न होता है?
फेट की वजह से होती है, या फिर सोसाइटी एंड रिजिड लॉ की वजह से होती है, पर्सनल एम्बिशन की वजह से होती है। तो उसका कौन सा एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं होता, वो रुथ हनीवेल को खाली बचाने के लिए ऐसा करता है, कोई कॉन्स्पिरेसी भी नहीं होती है। उसका जो है वो क्या जो सोसाइटी एंड जो रिजिड लॉ है उसकी वजह से होती है, क्योंकि वो उसको पकड़ कर ले जाने आया हुआ होता है, वो क्या कहते हैं, छूटा हुआ होता है जेल से, बेल पर आया हुआ होता है, तो वो उसको पकड़ने आ रहा होता है, तभी वो क्या करता है, उसकी डेथ हो जाती है, जान दे देता है वो अपनी। तो द प्ले एक्सपोज द क्रुएलिटी ऑफ, किस चीज़ की क्रुएलिटी को दिखा रहा है, एजुकेशन सिस्टम, चर्च, प्रिजन सिस्टम या फिर फैमिली सिस्टम। तो प्रिजन सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है। गाल्सवर्दीज ड्रामेटिक मेथड इज क्या हो जाएगा, रोमांटिक एग्जैजरेशन, सिंबलिज्म, रियलिस्टिक सोशल क्रिटिसिज्म। तो क्या है इनका, रियलिस्टिक सोशल क्रिटिसिज्म है। कॉल्डर्स मेंटल कंडीशन इन प्रिजन बिकम्स, उसकी मेंटल कंडीशन कैसे हो जाती है, स्टेबल रहती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, या फिर हीरोइक नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए वो डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द एंडिंग ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस है उसकी एंडिंग कैसे होती है, तो ऑप्टिमिस्टिक होती है, कॉमिक होती है, या ट्रेजेडी होती है, या फिर आपका जो है वो रोमांटिक होती है। तो कैसी होती है, ट्रेजिक एंडिंग होती है, क्योंकि जो फोल्डर है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जो रुथ हनीवेल है अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, वो क्या करती है, दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गर्ल्सवर्दी बिलीव्ड ड्रामा शुड, ड्रामा कैसा होना चाहिए, इंटरटेनमेंट केवल देना चाहिए, या फिर प्रीच मोरालिटी, या एक्सपोज सोशल एविल्स। तो ऑब्वियसली अगर गर्ल्सवर्दी इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इसी पे बिलीव भी कर रहे होंगे, यानी कि जो भी सोशल बुराइयां हैं, जो भी सोशल एविल्स हैं, उसी को एक्सपोज करना चाहिए ड्रामा में, इनका ये विश्वास था। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, जस्टिस हेल्प्ड ब्रिंग रिफॉर्म इन, किस चीज़ में, तो ना ही मैरिज में, ना एजुकेशन में, ना प्रॉपर्टी में, बल्कि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, और ये आपका जस्टिस का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब उसके बाद फिर हम हैरोल्ड पिंटर के बर्थडे पार्टी पे आ जाएंगे। तो जस्टिस बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ, किस ट्रेडिशन को बिलोंग करता है, तो प्रॉब्लम प्ले है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सिंबॉलिक है, या फिर रिवेंज ट्रेजेडी है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 30 है, वो क्या है, एक मतलब ये प्रॉब्लम प्ले को बिलोंग करता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सिंबॉलिक ट्रेजेडी, और रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, रिवेंज नहीं है, कहाँ पर किस तरह का कोई बदला है, नहीं, तो ये क्या है, प्रॉब्लम प्ले है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हमने गाल्सवर्दी के क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब हम ये द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर से लेके गाल्सवर्दी तक का मैंने आपको करा दिया है। अब आइए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर बिलोंग्स टू विच ड्रामेटिक ट्रेडिशन, किस ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सोशल रियलिज्म है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, या फिर रोमांटिक कॉमेडी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, द इंटायर एक्शन ऑफ द बर्थडे पार्टी टेक प्लेस इन, कहाँ पर जो है ये पूरा इंटायर एक्शन जो है वो होता है, होटल में होता है, प्रिजन में होता है, बोर्डिंग हाउस में होता है, या फिर कहाँ पर ये पूरा इंटायर एक्शन जो है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये देखिए, वो जहाँ पर रह रहा होता है तो वहीं पर सारी घटनाएं घटती हैं, वहीं पर बर्थडे मनता है, वहीं पर लोग आते हैं, उसको लेकर के चले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, बोर्डिंग हाउस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैनली वेबर इन द बर्थडे पार्टी इज प्रेजेंटेड एज, क्या दिखाया गया है उसको, वो सक्सेसफुल पेनिस्ट है, या फिर कॉन्फिडेंट इंटेलेक्चुअल है, या फिर आइसोलेटेड एंड न्यूरोटिक मैन है, या फिर पॉलिटिकल रिबल है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ये कि वो क्या है, मर्डर करके आया हुआ है और छुपा रहता है, लोगों से बातें नहीं करता, बहुत ही शांत शांत सा रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो आइसोलेटेड एंड न्यूरोटिक मैन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, गोल्डनबर्ग एंड मैकिनन इन द बर्थडे पार्टी मेनली सिंबलाइज, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, ये जो गोल्डनबर्ग एंड मैकिनन है, रिलीजियस प्रीचर हैं ये, या फिर ये क्या है, मॉरल रिफॉर्मर हैं, या फिर एजेंट्स ऑफ मिस्टीरियस अथॉरिटी हैं, या फिर हास्य मनोरंजन वाले हैं। तो ये है क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से इसका जो आंसर है आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, है ना, इसका आंसर फटाफट से रिप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये
जब बर्थडे मन रहा होता है और उसके बाद जो है मतलब उसके पहले ही घर में क्या होती है एंट्री होती है, और जिससे कि ये क्या होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, और लास्टली इसका जो शक होता है वही शामिल होता है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं उसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। इसमें एक पुलिसमैन रहता है और एक ये, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, यानी एजेंट्स ऑफ मिस्टीरियस अथॉरिटी रहते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, द बर्थडे पार्टी इन द बर्थडे पार्टी सिंबलाइज, ये जो बर्थडे पार्टी है ये क्या सिंबलाइज कर रही है कि सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ हो रहा है, या सोशल बॉन्डिंग है, या फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस है, या फिर फैमिली रियूनियन है। तो ये ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो बर्थडे पार्टी भी मनती है वो भी किस तरह से लास्ट में ट्रेजेडी में चेंज हो जाती है। सोशल बॉन्डिंग है नहीं, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनके घर पे ये रह रहा है, जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो जो है वो लड़की से थोड़ी बनती है, लेकिन बाकी वो इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, अपने-अपने काम में इन्वॉल्व रहता है, कई दिन तक नहाता नहीं है, कमरे में बंद रहता है, और फैमिली रियूनियन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी साइकोलॉजिकल वायलेंस यहाँ पर द बर्थडे पार्टी में दिखाया गया है। द बर्थडे पार्टी साइकोलॉजिकल वायलेंस को सिम्बलाइज़ करती है, दिखाती है। हैरोल्ड पिंटर ड्रामेटिक स्टाइल इन द बर्थडे पार्टी इज़ मार्क्ड बाय, ठीक ठीक है। तो इनका ड्रामेटिक स्टाइल कैसा है, ये लॉन्ग पोएटिक स्पीचेस लिखते हैं, या फिर साइलेंट एंड पॉज है, या फिर म्यूजिकल डायलॉग्स है, या फिर आपका हीरोइक लैंग्वेज, इनकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह से जो है ये इसमें आपके दिखाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जाने जाते हैं जो हैरोल्ड पिंटर हैं वो जो है अपने साइलेंस एंड पॉज के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 पे चलते हैं। स्टैनलेज मेल्टर ब्रेक आउट इन द बर्थडे पार्टी इज कॉज्ड मेनली बाई, किस किस वजह से जो है वो दिखाई देता है आपको, क्या फिजिकल असॉल्ट होता है, या फिर इकोनॉमिकल फेल्योर होता है, या साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन होता है, या सोशल नेग्लेक्ट होता है। तो होता क्या है देखिए, फिजिकली असॉल्ट उसे कोई आप देखो थोड़ा, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा दिखता है बर्थडे पार्टी में उसको मारते वगैरह हैं लोग, लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप क्या है, इकोनॉमिक फेल्योर भी नहीं, यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो इंट्रोगेशन होता है वो आकर उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरह से, और उसको इंट्रोगेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन इस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मैक बोल्स इन द बर्थडे पार्टी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो मैक बॉल है उसको क्या आप कह सकते हो, क्या वो क्रूअल एंड डोमिनेटिंग है, या फिर मदरली बट चाइल्डिश है, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल है, इमोशनली कोल्ड है, कैसी है वो जो लेडी होती है वो कैसी आपको दिखाई देती है। तो देखिए वो क्या है, वो मदरली थोड़ी सी होती है, क्योंकि जो आपका प्रोटैगनिस्ट है उसके प्रति काफ़ी अच्छा व्यवहार करती है, उसके खाने पीने का और चीज़ों का ध्यान रखती है, उसके रूम में जाती है, उससे बातें करती है। बट वो क्या है, वो कभी-कभी जो है चाइल्डिश व्यवहार भी करती है, जैसे अपने लुक्स को लेकर के वो बातें करती है, उसी से पूछती है कि देखो मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिखाई दे रही हूँ। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है। रियलिटी इन द बर्थडे पार्टी अपीयर्स, ठीक है। ये जो लॉजिकल एंड ऑर्डर्ड दिखाई देती है, क्लियर एंड मॉरल दिखाई देती है, एम्बिगुअस एंड थ्रेटनिंग दिखाई देती है, या फिर आइडियलिस्टिक दिखाई देती है। तो कैसी दिखाई देती है, देखिए बिल्कुल बहुत एम्बिगुअस एंड थ्रेटनिंग दिखाई देती है। समझ ही नहीं आता कि वो लोग क्यों आए हैं, क्यों उसको मार रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं, क्या रीज़न है, कैसे वो बर्थडे पार्टी इतना जो है वो हॉरेबल हो जाती है, ठीक। और उसके बारे में इतना क्लियरली राइटर ने बताया नहीं है कि वो क्यों यहाँ पर आकर रह रहा है, उसकी फैमिली कहाँ है, क्यों वो कम बोलता है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो रियलिटी है वो एम्बिगुअस और कैसी है, थ्रेटनिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द बर्थडे पार्टी इज, क्या है, रोमांटिक लव है, पावर एंड मीन्स है, पैट्रियोटिज्म है, या फिर रिलीजियस फेथ है। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसमें किसी का रोमांटिक लव दिखाया गया है, कोई भी आप देखिए किसी का दोनों दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और ना ही यहाँ पर पैट्रियोटिज्म, देश की कोई भावना दिखाई गई है, ना ही कोई रिलीजियस जो फेथ है वो दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, जो मेन आप कह सकते हो कि मेन सेंट्रल कंसर्न है वो है पावर एंड मेन से, पावर एंड मेन से है, जहाँ पर आप की एलिमेंट्स की अगर बात करो, की एलिमेंट्स की, तो वो आपका देखोगे किस तरह का है। तो वो क्या है, क्या है, थिएटर, तो पानी पी रही थी मैं, ठीक है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, क्या है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये प्ले क्या है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है। और यहाँ पर देखिए जो प्ले है
explore theme of uncertainty, the breakdown of communication, the psychological impact of intimidation and control. यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं गोल्डबर्ग एंड मैकेनन यूज एम्बिगुअस थ्रेट, वो क्या करते हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आता क्या कर रहे होते हैं, क्यों उसको पीट रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, और साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं टू असर्ट डोमिनेंस ओवर स्टैनली एंड हाईलाइट्स द परवेंस प्रेजेंस ऑफ द मियंस इन एवरीडे लाइफ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो स्टैनलीज पास्ट इन द बर्थडे पार्टी इज क्या है, क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, या फिर हीरोइक है, या डेलिबरेटली एम्बिगुअस है, या फिर इंटायरली इमेजिनरी है। तो आप बताइए क्या उसके पास्ट के बारे में बताया गया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं पर भी उसके पास्ट के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। बहुत ही एम्बिगुअस है कि उसका पास्ट क्या है, क्या करके वो आया है, किस वजह से वो उस तरीके से किसी से बात नहीं करता, अजीब सा रहता है, उसका लाइफ एकदम अजीब सा है। तो क्या रीज़न है, ये टोटली क्या है, एम्बिगुअस है। ठीक है, यानी क्लियर नहीं है, दुविधा में है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द ओवरऑल टोन ऑफ द बर्थडे पार्टी इज कैसी है, लाइट हार्टेड है, सेंटिमेंटल है, मियंसिंग एंड एब्जर्ड है, एंड डी आपका एपिक है। तो क्या हो जाएगा आप बताइए। ऑब्वियसली कैसी है, बहुत ही एब्जर्ड और मियंसिंग टाइप की है। द बर्थडे पार्टी रिफ्लेक्ट्स मेनली, द बर्थडे पार्टी रिफ्लेक्ट्स मेनली, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 विक्टोरियन मोरालिटी को दिखाती है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी को दिखाती है, या फिर रोमांटिक ऑप्टिमिज्म को दिखाती है, या फिर क्लासिकल ह्यूमनिज्म को दिखाती है। तो ये किस चीज़ को बर्थडे पार्टी जो है वो मेनली रिफ्लेक्ट कर रही है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशियल एंग्जाइटी को जो है ये प्रेजेंट करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड है देयर वर्ड एंड देयर ओन पास्ट। ठीक, मतलब अजीब टाइप का इन लोगों का क्या है, कैरेक्टर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, अब हम कौन सा करने वाले हैं, अब हम द हैरी ऐप का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, किसका, द हैरी ऐप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो द हैरी ऐप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द हैरी ऐप बाय यूजीन ओनील इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, क्या है, रियलिस्टिक कॉमेडी है, क्लासिकल ट्रेजेडी है, एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है, या फिर फार्स है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आप बताइए। द हैरी ऐप आपको याद है ना, उसमें वही रहता है जो क्या कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं, कोल में काम करता रहता है, जहाज की कोल में जहाँ पे वो रहता है, मतलब इंजन वाला पार्ट रहता है वहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, वो लड़की जो है आती है और उसको देखकर बहुत ज़्यादा भयावह तरीके से चिल्लाती है, और वो अपनी आइडेंटिटी खोजने के लिए क्या करता है, अपनी पूरी टाइम वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी खोजता रहता है। तो यहाँ पर आप देखो, इसका पहली बात तो ये जान लो ये क्या है, ये 4 एक्ट क्या है, 4 एक्ट प्ले है आपका, यूजीन ओनील को द्वारा 1922 में ये आया है। और ये अगर बात करें तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सप्रेशनिस्ट प्ले हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशनिज्म की बात करें तो एक्सप्रेशनिज्म एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट है जो कि ओरिजिनेट हुआ था जर्मनी में एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इसके बारे में जब हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर जो यंग है वो क्या है, अपने इनर से ही अपनी आइडेंटिटी को ही खोज रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यंग इन हैरी ऐप सिंबलाइज, वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये जो यंग है वो रोमांटिक हीरो है, या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैन है, या पॉलिटिकली रिवॉल्यूशनरी है, या इंटेलेक्चुअल एलीट है? तो ना ही वो इंटेलेक्चुअल एलीट है, ना ही पॉलिटिकली रिवॉल्यूशनरी है, ना ही रोमांटिक हीरो है, बल्कि वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैन है। यानी ऑप्शन नंबर जो 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यंग वर्क्स एज, यंग उसमें क्या काम करता है, सेलर है, क्लर्क है, स्टोकर है, या फिर इंजीनियर है? क्या है जो आपका यंग है, तो जो यंग है वो स्ट्रोकर है, वो क्या करता है, कोयले जो है वो क्या करता है, डालता है इंजन में, ताकि जो शिप है वो आगे जा सके। अब ये मिल्ड्रेड डगलस ही वो लड़की है। ठीक, इसमें इन द हैरी ऐप वो क्या प्रेजेंट कर रही है, वर्किंग क्लास की सफरिंग को, या फिर प्रिमिटिव इंस्ट्रक्टिव को, या अपर क्लास एम्पैथीनेस को दिखा रही है, या रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को दिखा रही है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर क्या हो जाएगा वो अपर क्लास एम्पटीनेस को दिखा रही है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सेंट्रल कॉज ऑफ यंग्स ट्रेजेडी इन हैरी ऐप इज, उसका प्रॉब्लम क्या होता है? मैंने अभी बताया ना कि ना ही लव में वो फेल्योर होता है, ना ही कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ना ही कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ। ना ही मैं मिडिल क्लास से हूँ, ना निम्न क्लास से हूँ, ना ही उच्च क्लास से हूँ, ना ही मैं एनिमल फैमिली से हूँ। तो एक्चुअली मैं बिलोंग करता कहाँ से हूँ, और फाइनली यही आइडेंटिटी खोजते खोजते उसकी जान भी चली जाती है, बट वो अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाता। आइडेंटिटी क्राइसिस आपको इसमें दिखाया गया है। द टाइटल द हैरी ऐप सजेस्ट
इसमें क्या है, ऑप्शन ए है डार्विन्स इवोल्यूशन, ह्यूमन एलिएशन, एनिमल क्रूएलिटी या फिर रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द टाइटल हैरी ऐप, ये क्या सजेस्ट कर रहा है? अच्छा, एक चीज़ और मुझे कहना था, मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किया कराए थे, तो पोइट्री वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चंस को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। उसका थैंक यू बोलना तो बनता है भाई, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हो गया मेरा दिल, थैंक यू। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेगा। एंड 300 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, यानी हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे 300 की हो गई। में हाँ, मेरी थोड़ी सी गलती ये हुई कि बीच में थोड़ा-सा गैप हो गया, और वो प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, बार-बार क्या डिस्कस करूँ उसकी वजह से। और नहीं तो अगर मैं कोर्स और पहले कंप्लीट करा देती तो आप लोगों का प्यार और सहयोग, ट्रस्ट, आप लोगों की हेल्प और हो पाती। बट कोई बात नहीं, ये जो कमी है ना, इसको हम टीजीटी में बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊँगी उसके बाद मैं तुरंत आपका टीजीटी को टारगेट करने के लिए लग जाऊँगी। जल्दी से जल्दी आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊँगी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के काफ़ी पहले से मैं आपको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं वो प्रैक्टिस आपको लाइव कराऊँ और बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कराऊँ, ठीक है? ताकि मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े मैक्सिमम उनमें से सिलेक्शन लें, मेरा टारगेट यही रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच आप लोगों के लव के लिए, बस यही बोलना था। खैर, इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन एलिनेशन। क्या हो जाएगा? ह्यूमन एलिनेशन। ये जो टाइटल है, हैरी ऐप रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर यांक हु इज अ स्ट्रोकर ऑन द ओशियन लाइनर। ही फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पावर among the other stroker, but when he encounters a wealthy woman who calls a hairy app, he experienced a profound identity crisis and a feeling of alienation from both the upper class and his own working class। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि जब वो लड़की आती है, अभी तक तो उसको बहुत गुरूर रहता है कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ, हट्टा-कट्टा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा, मेरी वज़ह से ही ये शिप चल रही है। लेकिन जैसे ही वो लड़की जो है वो आती है, उसके साथ उसका रिएक्शन होता है, उसके बाद इसकी जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और ये इसको क्या लगता है, जब वो बुलाती है, वो लड़की ही तो इसको बुलाती है, हैरी ऐप, है ना? है वो लड़की ही बुलाती है। जैसे ही वो लड़की हैरी ऐप बुलाती है, उसके बाद इसका तुरंत जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर कर रहा है थीम ऑफ इंडस्ट्रियलिज़्म की, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, एग्जिस्टेंशियलिज्म की, ठीक है? कई बार ज़बान मेरी इस तरह ये वर्ड में अटकने लगती है। फिर विद एलिनेशन बीइंग अ सेंट्रल थीम, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूज़िनो नील यूजेस व्हिच टेक्निक प्रीडोमिनेंटली इन, देखिए अभी मैंने आपको आंसर भी बता दिया, आंसर भी मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया, तो अब आपको पता ही होगा कि क्या कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ हुई है। रोमांटिक सिंबल तो यूज़ नहीं हुआ है, ना ही फार्स हुआ है, ना ही क्या कहते हैं नेचुरलिज्म यूज़ हुआ है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशनिज्म। क्या यूज़ हुआ है? एक्सप्रेशनिज्म यूज़ हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, यांक फील्स मोस्ट एलिनेटेड इन द हैरी ऐप व्हेन ही विजिट्स। कहाँ पर जाता है, कहाँ पर वो जाता है तो बहुत ही एलिनेटेड फील करता है। क्या उसको लगता है, वो कहाँ पर जाता है? जब वो फिफ्थ एवेन्यू में जाता है, वो जो बहुत हाई एलिट क्लास मार्केट जैसा होता है, वहाँ पर जब वो जाता है तो अपने आप को कैसा, बहुत ही अलग थलग, बहुत एलिनेटेड पाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 है, यंग्स डीपेस्ट डिज़ायर इन द हैरी ऐप इज़ फॉर, क्या होता है? बिलोंगिंगनेस। उसका डिज़ायर होता है कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, मुझे ये तो पता चले मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कहाँ पे बिलोंग करता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यंग्स डेथ इन द हैरी ऐप ऑकर्स ड्यू टू, किस वजह से होती है? या पॉलिटिकल वायलेंस होता है, या फिर स्टारवेशन, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, मतलब ये होता है रीज़न, या फिर हिज एम्बेरस ऑफ द ऐप, किस वजह से? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। फटाफट से, आपका 2-3 दिन बचा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, एकदम काम रहिए, प्रिपेयर रहिए। बस ये सोचिए मैंने जितना पढ़ा है बिल्कुल सफिशिएंट है, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखिए, जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उतने ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग है, तो जो है आपको जो है फालतू के क्वेश्चंस नहीं टच करने हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं पे जाना है। दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर पर थोड़ा टाइम से पहले जो है वो पहुंच जाइएगा, क्योंकि कई लोगों का होता है बिल्कुल टाइम पे निकलते हैं और रास्ते में कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेकर चलिए। आधे घंटे वहाँ बैठना पड़ जाए, दैट्स ओके, तो इसलिए थोड़ा टाइम से निकलिए। अपना पेन पेपर, ठंडी है, सब कुछ अच्छे से ध्यान रख के निकलिए, हाथ में कुछ भी ऐसा पहन कर मत जाइए, अपनी आईडी अच्छे से रख के ले जाइए। ये सारी चीज़ों पर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगी, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द हैरी ऐप इज क्रिटिक ऑफ फ्यूडलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, रिलीजन, या फिर कोलोनियलिज्म। बताइए क्या है ये जो द हैरी ऐप है, ठीक है?
क्या इतना सारा मैंने आपको वो बता दिया, उससे तो आपको समझ में आ जाएगा जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है उसको क्या कर रहा है, क्रिटिक कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यंग्स फाइनल रियलाइजेशन इन द हैरी ऐप इज दैट ही इज, क्या उसे लगता है कि वो सुपीरियर है और लोगों से ये उसे महसूस होता है। ये तो उसे पहले महसूस हो रहा था ना, पहले उसको लगता था कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ। उसको लगता है बिलोंग्स नाउ नाउ नो वेयर, कि मैं कहीं से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जी हाँ, यही उसको लगता है कि मैं कहीं से भी बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, ठीक है, उसकी बिलॉन्गिंग की ही प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अब ये जो है ये ऑल माई सन्स के क्वेश्चंस हैं बाय आर्थर मिलर। अब आपको बताना है ये जो ऑल माई सन्स है, ठीक, इसका जॉनरा आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, रोमांटिक ट्रेजेडी है, सोशल ट्रेजेडी है, या फिर आपका जो है वो एब्सर्ड प्ले है, या फिर हिस्टोरिकल ड्रामा है, ठीक। तो किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है, किस तरह का, देखिए जॉनरा बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक सोशल ट्रेजेडी है। क्या है, सोशल ट्रेजेडी है। इसमें कैसे उसका बेटा जो है इसी की गलती के कारण जो है गया रहता है, ये कुछ ऐसे पार्ट्स के लिए ओके बोल देता है जो कि लगने होते हैं, और उसी की वजह से प्लेन में दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से उसके बेटे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक सोशल ट्रेजेडी है ऑल माई सन, क्योंकि ये फोकस करती है मॉरल एंड एथिकल फेल्योर विद इन द अमेरिकन सोसाइटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एक्शन ऑन द कम्युनिटी, ठीक है, रादर दे सोली ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सन और रोमांटिक कॉलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कैलर्स ट्रेजिक फ्लॉ इन ऑल माई सन्स इज, क्या उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो कलर का, वो क्या करता है, वो एक्सेसिव आइडियलिज्म होता है, या फिर प्राइड एंड ग्रीडी होता है, जेलेसी होता है, या कॉवर्डिस होता है। तो देखिए वो प्राइड एंड ग्रीडी होता है, ठीक है, जिस वजह से वो क्या करता है, ऐसे पार्ट्स के लिए अलाउ कर देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल माई सन इज, ऑल माई सन की सेंट्रल थीम क्या है, लव एंड मैरिज है, बिजनेस इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपका पॉलिटिकल पावर है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, बस ये है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी आपका जो एथिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। आप क्या करते हो, बस थोड़े से मुनाफे के लिए आप कुछ भी कर जाते हो। जैसे आज देखिए, ये तब की बात है, आज भी ये हो रहा है क्या, बिजनेसमैन अपने एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बस सामान बेचना है तो बेचना है। अभी देखिए कल ही जो है आप देखिए द लल्लन टॉप पे आया था, एक हैं वो बड़े अपने आप को आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब बनते हैं, उनका लाखों का टर्नओवर है, लाखों का बिजनेस है, और इंस्टाग्राम के थ्रू अपना बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करते हैं वो। और कल उन्हें उनका खुलासा हुआ, कल पता चला कि वो किसी तरह के कोई डॉक्टर हैं ही नहीं, कोई कोर्स उन्होंने ऐसा कुछ कर नहीं रखा है कि उनके पास डॉक्टरेट है, बस लोगों की ज़िंदगी के साथ क्या है, खिलवाड़ है। जितने भी सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे आप खाने का कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लो, हर में इतनी ज़्यादा मिलावट है, हम सोचकर खाते हैं कि ये बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन जब आप उसको अंदर से देखो तो वो बिल्कुल बर्बाद है, ठीक है। तो ये बिजनेस एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता है, जो कि आज भी उतना ही जो है रिलेवेंट है, ठीक है, ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, जो कैलर्स क्राइम इन ऑल माई सन्स लीड्स द डेथ ऑफ, क्या होता है, एक सोल्जर मरता है, फैक्ट्री वर्कर मर जाते हैं, 21 पायलट्स मर जाते हैं, या फिर सिविलियंस मर जाते हैं। इसकी गलती के कारण होता क्या है, टोटल 21 पायलट्स मर जाते हैं, ठीक है, जिसमें इनका बेटा भी होता है उस टेक्निकल खराबी के कारण। उसके बाद देखिए, क्रिस केलर इन ऑल माई सन रिप्रेजेंट्स, ये जो क्रिस केलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रैक्टिकल कैपिटलिज्म को, मॉरल आइडियलिज्म को, पॉलिटिकल रियलिज्म को, या फिर इमोशनल वीकनेस को। तो ये जो क्रिस केलर है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, ये आपको बताना है। तो जो क्रिस केलर है ना वो मॉरल आइडियलिज्म को दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रिस केलर है ये आपका वो बिलीव करता है, ही बिलीव इन द कलेक्शन गुड्स एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर पर्सनल और फैमिली ग्रीन, विच पुट हिम अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज फैमिली, जो कैलर, ठीक, वो रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पर ये चलिए इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज फिर आपका रिवीजन जो है वो स्लो हो जाएगा, हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, जो केट कैलर है मेनली रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मॉरल करेजियस है, ब्लाइंड डिनायल है, या फिर फेमिनिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, या फिर रेशनल थिंकर है। जो केट है, केट कैसी है, जो केट है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो जो केट है ना वो इमोशनली कैसी है, केट के बारे में अगर बात करें, जस्ट ऐसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को रिप्लाई करिए, बस ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, क्योंकि इसके बाद आपके कुछ प्ले ही और हैं, उसके बाद खत्म होने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड डिनायल, ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए ठीक है। लैरी कैलर्स लेटर इन ऑल माई सन्स सर्व एज, ये जो लेटर है उसका लास्ट में मिलता है ना, वो लेटर क्या मतलब दिखाता है? कॉमिक रिलीफ को, मॉरल रिविलेशन को, रोमांटिक मेमोरी को, या फिर लीगल एविडेंस को? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है? मॉरल रिविलेशन को शो करता है। ठीक, वो लेटर जो है लास्ट में लेटर मिलता है ना, उसमें सारी सच्चाई क्या होती है? बाहर आ जाती है। वो बताता है कि मैंने ही अपने आप को ये डिसीजन लिया है कि मैं खत्म हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पिता ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो प्रोटैगनिस्ट उसकी बात करी हूँ। ऑथर मिलर प्रेजेंट्स ट्रेजेडी इन ऑल माई सन्स एज, क्या दिखाते हैं? फेट ड्रिवन दिखाते हैं, या फिर सोशल कॉज है, या फिर सुपर है, या फिर एक्सीडेंटल है? रीज़न क्या है? कैसे ये जो सोशली कॉज है, ये जो ट्रेजेडी होती है, ये किसकी वजह से होती है? वो अगर डिफेक्टेड पार्ट्स नहीं लगाता तो ये नहीं होता। तो ये जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो करप्शन फैला हुआ है, जो ग्रीड फैली हुई है, उसकी वजह से ये होता है। जो कैलर्स जस्टिफाइज हिज एक्शन बाई फेमिंग ही एक्टेड फॉर, जो जो किलर है वो क्या बोलता है? जनरली जो फादर्स होते हैं, हालांकि उनके बारे में तो सवाल उठाना ही अपने आप में पाप है। हर पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग करता है। पिता ही नहीं, माता भी बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम करप्शन कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम तो ये अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, आपको मॉरली, जब आप मॉरली करेक्ट होंगे तभी आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी अच्छे से रख पाएंगे। और नहीं तो उसका जो अंजाम है वो लास्ट में क्या आपकी फैमिली के लिए गुड होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है? ये यही बोलता है कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रहा था, ताकि तुम लोग अच्छे से खा पी पाओ, रह पाओ। तो ये रीज़न देता है वो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द एंडिंग ऑफ ऑल माई सन्स रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट होता है? जो का अरेस्ट हो जाता है, जो सुसाइड कर लेता है, एंड क्राइस्ट की डेथ हो जाती है, एंड फैमिली रीयूनियन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए, तो जो है वो लास्ट में जाता है ना, और अपना क्या करता है? अपने आप को शूट कर लेता है, तो सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑल माई सन्स रिफ्लेक्ट्स मिलर्स बिलीफ इन, क्या बिलीफ होता है यहाँ पर? आप बताइए। आर्ट फॉर आर्ट से, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या रोमांटिक हीरोइज्म, या फिर एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ? क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही बताने की कोशिश की है। और अपने वर्क में मिलर ने ऑल माई सन्स से, कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने प्रति है, अपनी फैमिली के प्रति है, अपनों के प्रति है, लेकिन आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कि अगर आप एथिकली रॉन्ग हो जाओगे, आप गलत डिसीजंस लोगे, गलत काम करोगे, तो उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे। और स्कूलों में या हर जगह अगर हर माता पिता अपने आप को, अपने अपने बच्चे को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाए कि हाँ, समाज में भी आपका एक कर्तव्य है, तो क्राइम जो है वो कम हो जाए। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, कि हम लोग तो अपने ही परिवार में मार काट सिखाते हैं, फिर समाज तो बहुत ही दूर की बात है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द सेटिंग ऑफ ऑल माई सन इज मेनली, कहाँ पर दिखाया जाता है ज़्यादातर चीज़ें? कोर्ट रूम में, फैक्ट्री में, या कलर्स के बैकयार्ड में। तो जो आपका, या फिर बैटलफील्ड, तो बैटलफील्ड की तो यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ आप देखो दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कलर है, कलर का ना बैकयार्ड जो है, वहीं पर लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें ज़्यादातर वहीं पर हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, द टाइटल ऑल माई सन्स सजेस्ट बायोलॉजिकल फैमिली ओनली दिखाता है, यूनिवर्सल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, या फिर यहाँ पर जो है ना, वो देखिए आप, यूनिवर्सल जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दिखाता है। क्योंकि जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो बोलता है मेरे एक बच्चे नहीं, ये जो पूरे 21 पायलट्स मरे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं? बच्चे हैं, मेरे बेटे थे। इसीलिए उसका टाइटल का नाम उन्होंने लिखा है ऑल माई सन्स। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से है, किस टॉपिक से है। अगला क्वेश्चन है आपका हयावदना से। हयावदना भी मैंने पढ़ाया है, लाइव पढ़ाया है मैंने ना। एंटी ग्रेड में मैं प्रैक्टिस हाँ थोड़ा सा कम करवा पाई हूँ। उसके पीछे देखिए मेरी फॉल्ट के साथ साथ थोड़ी बहुत आपकी भी फॉल्ट है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब आप लोगों को लाइव पढ़ाती थी 8 बजे 8 PM पे, तो आप लोग स्टार्टिंग में आए, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम हो गई थी ना, कि मेरा जो मोरल है वो बिल्कुल डाउन हो गया था। मुझे लगता था मैं इतना मेहनत करी हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, और वॉचिंग बिल्कुल भी नहीं लोग आते, तो क्या मतलब है? इस वजह से मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज अगर आप साथ बने रहे होते ना, तो अब तक हर एक टॉपिक का, हर एक चीज़ का मैं आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करा दी होती। तो ये गलती टीजीटी में मत करिएगा। टीजीटी में यहाँ पर मैंने कोर्स तो पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है एलटी का। एलटी का मैंने, चाहे आपका पोएट्री सेक्शन हो, चाहे आपका ड्रामा सेक्शन हो, चाहे प्रोज हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे आपके जो टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, इन पे भी कल मैं आपको एक क्लास डाल दूंगी, एक मास्टर वीडियो डालूंगी, जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी आपका सेक्शन ए कवर हो जाएगा। तो सब कुछ मैंने कवर करा दिया है, कोर्स कंप्लीट कराया है, प्रैक्टिस भी आपको लास्ट में महामैराथन के रूप में दे दिए, लेकिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कुछ ही करा पाई हूँ। बाकी आप लोगों का ये टीजीटी में कोशिश करिएगा, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल। हम 19 तारीख से ही, 19-20 तारीख से ही हम टीजीटी के लिए जुड़ने वाले हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। हयावदना की बात करें तो हयावदना किसके द्वारा लिखा गया है? गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। इज बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से उसकी स्टोरी का थोड़ा सा वो लिया गया है? महाभारता से।
कथा सरित सागर से या फिर पंचतंत्र से या रामायणा से। तो ये जो 39 की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से आपको बताया है, कहाँ से? कथा सरित सागर से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी है। अच्छा, कुछ वीडियोज़ आप लोग बोलते हैं कि देखिए, कुछ वीडियोज़ ना लाइव वाले सेक्शन में पड़े हुए हैं। जिन वीडियो को मैंने लाइव में पढ़ाया ना, उनको आप लाइव में जाकर चेक किया करो। लाइव सेशन में भी बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो द सेंट्रल थीम ऑफ हयावदना इज़, हयावदना की सेंट्रल थीम क्या है? रिवेंज है, क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल पावर है, या फिर आपका आंसर क्या है? सोशल रियलिज़्म है। यहाँ पर भी क्या है? आइडेंटिटी की ही प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी की ही खोज है। क्योंकि क्या होता है, एक का जो है वो बुद्धि जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, वो उतना ध्यान नहीं देता ना एक्सरसाइज पे ना इन चीज़ों पे। उसका मेंटल स्ट्रांग होता है, वो बौद्धिक कार्य करता है। एक होता है जिसका मेंटल जो है वो वीक वीक नहीं कह सकते, मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन वो अपना जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा खासा बनाए रहता है, बहुत बॉडी बॉडी बनाए रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, और वो जो लड़की होती है, जो वाइफ होती है, उसको क्या पसंद होता है? वो सोचती है कि ये जो बंदा है इसका इंटेलेक्ट भी एक में आ जाए और इसकी बॉडी भी एक में आ जाए, ताकि मुझे परफेक्ट पर्सन मिल जाए हस्बैंड के रूप में। होता भी है ये, काली माँ के आशीर्वाद से हो भी ऐसा जाता है। लेकिन बाद में भाई, सर जैसा रहेगा, जैसा आपका हेड रहेगा, वैसे ही आपकी बॉडी बनेगी। तो अगर बॉडी जो है आपकी बौद्धिक वाली है, तो वो आप चाहे जितना मोटा शरीर उसमें जोड़ दीजिए, चाहे जितना हेल्दी शरीर जोड़ दीजिए, वो क्या है, एक टाइम के बाद पतला ही हो जाएगा, क्योंकि जो दिमाग है वो किस बौद्धिक कार्यों में ध्यान दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है, क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिए, देवदत्ता एंड कपिला इन हयावदना सिम्बलाइज़, क्या सिम्बलाइज़ करते हैं? माइंड एंड बॉडी को, आपका, हाँ, माइंड एंड बॉडी को ही सिंबलाइज़ करते हैं। यानी एक जो है जिसकी बौद्धिक मतलब जो उस तरह का काम करता है वो माइंड को सिंबलाइज़ करता है, दूसरा वाला क्या दिखाता है? बॉडी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हयावदना इज़ अ कैरेक्टर हू इज़, वो कैसा होता है? वो क्या होता है? एक आदमी होता है जिसका जो सर है कैसा होता है? घोड़े का होता है, घोड़े का सर लगा हुआ होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पद्मिनी। पद्मिनी ही उनकी वाइफ होती है, जो कि क्या चाहती है? पद्मिनी की डिज़ायर क्या होती है? क्या वो पैसे चाहती है, सोशल फ्रीडम चाहती है, पावर चाहती है, या कंप्लीटनेस ऑफ मैन चाहती है? तो वो चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड हो वो कंप्लीट हो, यानी बॉडी से भी मतलब कि हेल्दी हो, उसके मसल्स वगैरह बने हों, बहुत ही देखने में अच्छा हो, बिल्कुल हेल्दी हो, और बॉडी से भी बहुत ज़्यादा बौद्धिक हो, यानी वो कंप्लीटनेस चाहती है। वो चाहती है कि कंप्लीटनेस ऑफ मैन चाहती है, जो कि क्या है, बहुत लास्ट तक उसको, लास्ट में उसको मिल भी नहीं पाता। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, हयावदना कंबाइंस रियलिज्म एंड रोमांस को, मैथ एंड मॉडर्न साइकोलॉजी को, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को, या फिर नेचुरलिज्म या सिंबलिज्म को सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 44, अब आपका ये लास्ट ही है, लास्ट वर्क है हयावदना, यहीं के बाद से आपका ये खत्म भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये मिथ भी दिखाता है कि किस तरह काली के मंदिर में वो लोग जाते हैं, सर कटता है, सर फिर से जुड़ जाता है, ये सब कुछ भी है। साथ में साथ जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ये भी दिखाता है। सिर्फ आप अगर इसको इस कहानी के रूप में देखोगे कि हयावदनी का कहानी ऐसी है कि एक जो लेडी है वो अपने पति को कंप्लीट चाहती है और ये हो जाता है, तो आप नहीं समझ पाओगे। जब आप इसके पीछे जाकर देखोगे कि डेप्थ में राइटर कहना क्या चाहता है, साइकोलॉजिकल क्या प्रेजेंट कर रहा है वो व्यू, तो उसका वो व्यू ये है कि हर एक इंसान क्या चाहता है? कंप्लीटनेस चाहता है। वो चाहता है कि कहीं भी कोई कमी ना रहे, बौद्धिक रूप से भी मैं बहुत स्ट्रांग रहूं, मैं शारीरिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग रहूं, मतलब सब कुछ मेरे पास परफेक्ट रहे। बट ऐसा होता नहीं है। यही आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कंप्लीटनेस ढूँढ रही है। वो चाहती है कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, लेकिन अगर आप ह्यूमन हो, ह्यूमन लाइफ है, तो कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ कमी, कहीं न कहीं तो कुछ होगा ही, ठीक है? तो चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती, और लास्ट में आप देखोगे उसका बेटा हो भी जाता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी उसकी कंप्लीटनेस उसके बेटे में पूरी होती है, क्योंकि उसके दोनों ही हस्बैंड होते हैं, क्योंकि एक बार इसका सर जो है इसके सर पर लगा दिया जाता है। खैर इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अदरवाइज़ बड़ा हो जाएगा। फिलहाल ये समझो कि उसका जो बेटा है स्टार्टिंग में अपने दादाजी के पास रहता है, तो उस तरह की चीज़ें सीख लेता है। बाद में फिर रहता है तो अपने दूसरे पापा की क्वालिटी सीख लेता है। तो इस तरह से वो उसके अंदर थोड़ी कंप्लीटनेस आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसपोज़िशन ऑफ हेड्स इन हयावदना लीड्स टू, ये क्या दिखाता है? उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है? हार्मनी हो जाता है, आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न हो जाता है, सोशल रिफॉर्म हो जाता है, या सिर्फ़ ये कॉमिक रिलीफ़ के लिए है? तो बताइए क्या है? आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है? स्टार्टिंग में जब ये ऐसा हो जाता है तो मतलब पहचानने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे जो भगवता है, भगवता इन हयावदना फंक्शंस एज़, भगवता किस तरीके से काम करता है? वो विलन है, कोरस या नैरेटर है? तो जी हाँ, ना ही वो सर्वेंट है, ना ही ट्रेजिक हीरो है, ना ही विलन है, बल्कि वो क्या है? कोरस एंड नैरेटर है। वो ही स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है भगवता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। गिरीश कर्नाड यूजेस फोक थिएटर्स टेक्निक इन हयावदना मेनली टू, किस वजह से वो इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं? तो
क्रिएट आइडियलिज्म, एंटरटेन ओनली, या फिर क्रिएट एलिनेशन इफेक्ट, या फिर सिंप्लीफाई लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रीज़न है जो गिरीश कर्नाड, क्योंकि वो अब देखिए जो जो कथाएं हैं उसमें वो क्या है, फोक थिएटर की ही है ना, वो सारी लोकल कथाओं को लेकर इस तरह से क्या किया गया है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उन्होंने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट एलिनेशन इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो भगवता है वो क्या करता है, नैरेट करता है नॉन नेचुरलिस्टिक और एलिनेशन इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। बस दो जो वो है, अच्छा हाँ, यहाँ पर लास्ट में इसकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हयावदना में स्टार्टिंग तो इससे होती है कि जो पद्मिनी है दो लोग को देखती है, एक का थोड़ा-सा समझा दूँ ताकि जो बौद्धिक स्तर इसका है, इसका अच्छा लगता है, इसको दूसरे वाली की क्या है, बॉडी अच्छी लगती है ना? इसकी बॉडी अच्छी लगती है। बाद में क्या हो, उसका सर उसका धड़ हो जाता है, तो कंप्लीटनेस तो मिल जाती है उसको यहाँ पर अपने हस्बैंड में, लेकिन वो फिर से वो पुराने रूप में आ जाता है, फिर वो दूसरे वाले के पास जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर दिखाया ये जाता है कि उसका जो बेटा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसको दोनों पिता की जो क्वालिटी है वो मिल चुकी है, इसका बौद्धिक स्तर मिल चुका है, और इस फादर का जो क्या कहते हैं बॉडी है, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल चुकी है। और यहाँ पर जो हॉर्स होता है ना, जो हयावदना होता है, ये भी दिखाया जाता है कि वो फुली क्या, क्योंकि यहाँ हयावदना भी परेशान होता है, वो सोचता है कि मैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा आधा शरीर इंसान का है, आधा शरीर जानवर का है, तो ना ही मैं जानवर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं ह्यूमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आखिर मैं हूँ कहाँ पर, क्या हूँ। तो वो फाइनली क्या है, फाइनली जो है वो हॉर्स बन जाता है, फुली एनिमल बन जाता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो कंप्लीटनेस उसको भी मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। द एंडिंग ऑफ हयावदना इज, उसकी कैसी है, कंप्लीटली ट्रेजिक है, कंप्लीटली कॉमिक है, या फिर ट्रेजिक कॉमेडी है, या रोमांटिक है। तो इसकी क्या है, देखिए ट्रेजिक कॉमेडी है, क्योंकि उसके उन दोनों के जो हस्बैंड हैं उनकी देखिए आप किस तरीके से दशा हो जाती है, और उसका जो बच्चा है वो ठीक होता है, तो कुछ इस तरह की इसकी एंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, हयावदना अल्टीमेटली क्वेश्चंस किस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा है, जेंडर रोल्स पे, मीनिंग ऑफ ह्यूमन कंप्लीटनेस पे, पॉलिटिकल अथॉरिटी पे। तो यहाँ पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है, ना ही जेंडर रोल है, यहाँ पर मीनिंग ऑफ ह्यूमन कंप्लीटनेस है। ठीक, इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट किया है, पूरा विलियम शेक्सपियर का जो तीनों था, मर्चेंट ऑफ आपका वेनिस है, ट्वेल्थ नाइट है, और मैकबेथ है, ये तीनों कंप्लीट करवाया, फिर बेन जॉनसन का करवाया, फिर आपका ड्राइडन का कंप्लीट करवाया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरे सिलेबस में मैं लास्ट आपको गिरीश कर्नाड के हयावदना तक ले आई हूँ, यानी पूरा जो आपका ड्रामा सेक्शन था इसके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। पोइट्री वाली सेक्शन को अगेन इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो 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 वेरी मच। और कल सिर्फ मैंने बोला था ना, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर आप लोग जो है मुझे बताओगे, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो मैं ज़रूर आपके लिए एक मैराथन वीडियो ले आऊँगी जिसमें ए वाले पार्ट को, सेक्शन ए को कंप्लीट करवाऊँगी। तो आपने इतना प्यार दिया है तो बस मुझे करना ही है, चाहे स्थिति कंडीशन कुछ भी हो। तो मैं आपका जो सेक्शन ए है ना वो कंप्लीटली आपको कल दे दूँगी। पूरा पूरा आपका एलिग्री, आपके एलिग्री से स्टार्ट होकर के पूरे आपके मूवमेंट्स तक जाते हैं वहाँ तक करवाऊँगी। फिगर ऑफ स्पीच मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसलिए उसको रिपीट नहीं करवाऊँगी। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको करवा रखा है, तो आपको देखना है तो वहाँ से देख लो। बाकी पूरे टर्म्स एंड मूवमेंट्स कल आपको मैराथन वीडियो में दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।